असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नाम जो कि हाल फिलहाल सुर्खियों में कुछ ज्यादा ही है। याकूब मेनन की फांसी से संबंधित याकूब मेनन को फांसी दे दी गई है, लेकिन ओवैसी साहब इस पर अपनी राय कुछ मुख्तलिफ रख रहे हैं। न्यूज नेशन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैसी साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया के बाद और खास करके सुप्रीम कोर्ट ने जितने वक्त दिया, जिस तरीके से रात में बैठकर बेंच ने फैसला लिया, उसके बाद भी आपको लगता है कि याकूब मेनन की फांसी दरअसल नहीं होनी चाहिए थी? सर, ये मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का कि रात में जब अर्जी दी गई तो उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में आकर ऑनरेबल जजेस ने इस बात को सुना, सुबह 5 बजे तक बैठे रहे। यकीनन ये हमारे लिए अच्छी बात है, मैं शुक्रगुजार हूं। अब जो आपका सवाल है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है सर, कई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने ये कहा कि उसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए। तो बताइए सर, फिर जब ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस कह रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में काम किया, जिन्होंने जिंदगी भर फैसले सुनाए, जो कानून मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो जाहिर है मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूं। मगर इसका हरगिज ये मतलब मत निकालिए कि हम कोर्ट की इज्जत नहीं करते, हम अदालत की इज्जत करते हैं, मगर रिस्पेक्टफुली हम उस फैसले से डिसएग्री करते हैं। मैं यहां पर आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, कुछ फैक्ट रखना चाहता हूं। ओवैसी साहब, तमाम लोगों की राय फांसी को लेकर अलग थी, क्योंकि डिबेट इस बात पर है कि फांसी होनी चाहिए या न होनी चाहिए। ये एक अलग डिबेट का मसला है। लेकिन एक आतंकवादी को, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आतंकवादी साजिश में पूरी तरीके से संलग्न रहा, जो लिप्त रहा, जिसके तमाम एविडेंसेस कोर्ट के सामने पेश किए गए, एक आतंकवादी को फांसी दी जाए या न दी जाए, इस पर डिबेट शायद नहीं होता दिखाई दिया। क्या आपको यह नहीं लगता कि जो 40 लोगों का एक पिटीशन गया था, जिस पर दरअसल मुद्दा यह था कि फांसी कॉन्सेप्ट पर उन्हें विरोध था, इस बात पर नहीं कि याकूब को फांसी नहीं होनी चाहिए? देखिए, दो अलग मसले हैं, दोनों अलग मसलों को मिलाकर नहीं देखना चाहिए। नहीं, गलत कह आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं वो पिटीशन पढ़ा हूं, उस पिटीशन में उन्होंने कई चीजों का हवाला दिया, जिसमें जनाब बी रामन साहब का आर्टिकल का हवाला दिया। सर, आप पूरा पिटीशन नहीं पढ़े, इसका मतलब मैं पूरा पिटीशन पढ़ा हूं, उसमें बात का जिक्र है। नहीं, मैं वही आपसे ये सुनना चाहता था, इसीलिए मैंने आपसे ये बात सामने रखी। बी रमन का जो आप आर्टिकल की बात कर रहे हैं, जो अनपब्लिश्ड आर्टिकल है, वो आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ। नहीं तो आप मैं इसीलिए आ रहा हूं आपके पास। मगर कम से कम नहीं, मैं तथ्यों को गलत नहीं पेश कर रहा। देखिए, मैंने उनमें 40 लोगों में से कई लोगों से मैंने भी बात की है। अगर आप बोले तो मैं आपको ईमेल करवा देता हूं आपको। मेरे पास है वो, और मैं उन 40 लोगों में से कुछ एक लोगों से हम लोगों ने भी बात की है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सजा देने के वो खिलाफ हैं, उसूलन खिलाफ हैं। तो ये एक अलग मसला बन जाता है। जहां तक बी रमन का बात आपने की, बी रमन ने अपने आर्टिकल में साफ तौर पर लिखा है, जो कि अनपब्लिश्ड है, मैं एक बार फिर आपको कह दूं, उन्होंने लिखा है तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा और राम जेठमलानी ने भी नहीं सर, तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा, राम जेठमलानी ने भी इसीलिए साइन किया था क्या? फिर देखिए, किसने किस मकसद से साइन किया ये वो व्यक्तिगत जानता है, लेकिन यहां तो हम और आप बात कर रहे हैं। लेकिन जिस बी रमन के आर्टिकल का हवाला आप दे रहे हैं, उसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि उन्हें आई डू नॉट हैव एन आयोटा ऑफ डाउट दैट अप टिल 1994 याकूब मेमन वॉज वर्किंग इन कोहूट्स विथ ISI एंड ही शुड बी गिवन द सीवरेस्ट ऑफ द पनिशमेंट, बट देयर शुड बी सेकेंड थॉट्स अबाउट हिज हैंगिंग। सेकेंड थॉट्स अबाउट हिज हैंगिंग का मतलब यह नहीं हो सकता कि उसे फांसी की सजा न दी जाए। उस आर्टिकल को आप भी पढ़िए साहब। मैं पढ़ा हूं, मैं ही नहीं तो उसका आर्टिकल के सबसे बारे में मैंने ही तो पब्लिकली उस पर बात की है जी। उस आर्टिकल के एक अल्फाज से मैं मुत्तफिक हूं, अग्री करता हूं जी। मिस्टर बी रामन ने यह भी कहा कि उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है उनके उस पूरे आर्टिकल में, ये कहीं नहीं लिखा है। मैं मानता हूं कि याकूब मेमन का इन्वॉल्वमेंट है, उस आर्टिकल में उसे कैपिटल देखिए लिखा है rediff.com पर जाइए, या एक काम करिए, शीला भट्ट को बुला लीजिए, मैं भी आ जाऊंगा,
शीला भट्ट तो rediff.com की एडिटर है, बड़ी बात वो आपसे आपको पूछना बता चाहता देंगे हूं। और वो भी ये भी बताएंगे कि आपको याकूब मेनन के मुद्दे पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। रमन साहब सुनिए सर, रमन जुडिशियल शीला भट्ट ने लिखा, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, नहीं मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। क्या जुडिशियल प्रोसेस से ऊपर हैं रमन साहब? आप अगर नहीं सर, मुझे अपनी बात को मुकम्मल करने दीजिए कि शीला भट्ट ने उस कन्वर्सेशन का जिक्र किया है जो उनकी रमन साहब से बात हुई थी, और उन्होंने उस कन्वर्सेशन को भी आर्टिकल से पहले लिखा है रिडिफ में, बिल्कुल, कि रमन साहब ने साफ कहा कि उसको नहीं मिलनी चाहिए फांसी। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने हेडलाइन बनाकर छापा था कि रमन से क्या कहा था, शीला भट्ट ने अपने आर्टिकल में लिखा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अगर किसी को अगवा कर लेता है तो ये सिंड्रोम है, ये साइकोलॉजिकल सिंड्रोम है। कोई व्यक्ति अगर किसी को अगवा कर लेता है तो कई बार आप, जो व्यक्ति आपको अगवा करता है, आप उससे इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आप उसको भगवान मानने लगते हैं। हो सकता है कि बी रमन साहब एक रिवर्स सिंड्रोम से सफर कर रहे हो। उससे भी बड़ी बात, क्या बी रमन साहब देश के कानून से ऊपर हैं? उनकी ये व्यक्तिगत राय थी, एक राय को क्या देश के कानून के ऊपर थोप दिया जाएगा ओवैसी साहब? सर कम से कम बी रमन साहब की तौहीन मत करिए। वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि देश के कानून की तौहीन मत कीजिए। और मैं नहीं समझता कि बी रमन जैसा बहादुर, सुनिए, बी रमन जैसा बहादुर आदमी हॉस्टेज क्राइसिस या स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो जाएगा। अरे स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार बी रमन होगा। नहीं सर, आप नहीं जानते बी रमन के काम को। मैं इस बात को रिटायरमेंट 1994 में तैयार नहीं याकूब मेनन की गिरफ्तारी के बाद हो गया था। क्या आपको लगता है कि हमारे देश का शिकार हो जाएगा? तमाम कानून व्यवस्था बी रमन की हॉस्टेज है ना? बी रमन के लिखे गए अल्फाज क्या देश के तमाम जजों के ऊपर हैं? क्या हमारे कानून के ऊपर बी रमन साहब हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बी रमन साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन डेलिबरेटली याकूब के जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को कोर्ट के सामने नहीं रखा। देखिए, हम कोर्ट को क्यों दोष देते? ओवैसी साहब, एक व्यक्ति जो आज इस दुनिया में है नहीं, उसके लिखे गए वो भी अनपब्लिश्ड आर्टिकल है। फांसी दो, आप नहीं देते। कोर्ट ने कहा कि राजीव गांधी के कातिलों को फांसी दो, गवर्नमेंट नहीं देती। कोर्ट ने कहा कि माया कोडनानी के खिलाफ अपील दायर करो फांसी की, आप नहीं डालते। तो राजीव गांधी के हत्यारों को कोर्ट से पार्डन मिला है। आप देश के कानून पर सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ओवैसी साहब आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आपकी नजर में याकूब मेमन एक आतंकवादी था? नहीं, आप प्लीज नहीं। मैं अदालत का आदर करता हूं और इंशाल्लाह करते रहूंगा। मगर एक बात समझिए कि हमने कहा कि हम अदालत की इज्जत करते हैं। बिल्कुल, ये फैसला डिसअपॉइंटिंग है, इसमें कौन सी गलत हम उंगली उठा रहे हैं? चलिए अब ये बता दीजिए। सुनिए, कल रात में 5 बजे आपका चैनल पे बताया गया, मिस्टर ग्रोवर वकील ने कहा, सुनिए, मिस्टर ग्रोवर वकील ने कहा कि फैसला गलत है। तो क्या वो कोर्ट का इज्जत नहीं कर रहे? मेरे दोस्त, मैं आपसे ये कोर्ट की इज्जत करना आपका सबका फरीजा है। मगर यहाँ पर हमको इस बात क्या याकूब मेमन एक आतंकवादी था? क्या 1993 के बम धमाकों में उसकी जो साजिश की बात निकल कर आ रही है, जो पूरी तरीके से एस्टैब्लिश की गई है, आप उसे एक आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं? याकूब मेमन का मुंबई के बम ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट था, तो उसके लिए आप उसे क्या सजा देना पसंद करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एक हिंदुस्तानी है, जिन्हें हिंदुस्तान की संविधान और हिंदुस्तान की जनता में पूरा भरोसा है, जो जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति को मारा नहीं जाना चाहिए, उस मुंबई धमाके में जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी, वो असदुद्दीन ओवैसी जो हिंदुस्तान के संविधान की शपथ लेते हैं, वो क्या कहते हैं? इस व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए जो मुंबई के 1993 के बम धमाकों में शामिल था? मैं आपके सामने बड़ी इज्जत के साथ ये कहना चाहूंगा कि आपके देखने वालों को ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि बम ब्लास्ट का लिंक 92 दिसंबर और 93 जनवरी के राइट से है।
जिसमें 900 लोग मारे गए, वो पूरे हिंदुस्तानी थे। आप दूसरा उनका क्लोजर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप इस सवाल का जवाब दीजिए। 500 क्लोजर हर नहीं, उनका क्लोजर नहीं होगा। ओवैसी साहब, क्लोजर हर चीज का होना चाहिए। कमीशन ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत, चलिए मैं भी गिनाना शुरू करता हूँ ओवैसी साहब आपके सामने। बजरंगी माया, आप ये बताइए, मैं आपसे ये पूछता हूँ ओवैसी साहब, बनारस में मंदिरों में ब्लास्ट हुआ, राजीव गांधी के कातिलों को बनारस में हनुमान मंदिर में ब्लास्ट हुआ, अयोध्या में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ। नहीं, मैं ये गलत तरीका है। चीफ मिनिस्टर को ओवैसी साहब आप सवाल से भाग रहे हैं। दिल्ली के रोडों पर सिखों का नस्याम हुआ, आप सवाल से भाग रहे हैं ओवैसी साहब। हाशिमपुरा सवाल मैंने आपसे सीधा पूछा, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 27 साल असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप संविधान की शपथ लेते हैं। क्लोजर नहीं होगा। ओवैसी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। कर्नल पुरोहित, नहीं, मैं आपसे, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है ओवैसी साहब। आप अपनी एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, आप अपने एजेंडे को सिर्फ बढ़ा रहे हैं, आप चश्मे से वही देखना चाह रहे हैं जो आप देख रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ साहब, बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, सीधा सवाल, अपना सवाल फिर से मैं जो देख रहा हूँ आपको दिखाने की कोशिश मैं, हम सब देख रहे हैं। अगर आपकी बीनाई कमजोर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जी नहीं, हमारी नजर कमजोर नहीं है साहब, नजर कमजोर नहीं है। मैं आपसे एक सवाल जो पूछा उसको दोबारा आपके सामने दोहरा रहा हूं। 1993 में जिस व्यक्ति ने मुंबई में बम धमाके करवाने में सक्रिय भूमिका निभाई, जो इसमें साजिश करता था, जवाब दूंगा। ओवैसी साहब, आप हिंदुस्तान के संविधान की शपथ लेकर आज ओहदे पर हैं। क्या उस हिंदुस्तान की शपथ के साथ आपको 257 लोगों की मृत्यु नहीं दिखाई देती? कार्रवाई हो सकती है, मगर सच्चाई है, आप जरूरी नहीं है कि उसको कबूल करें। आप कबूल करें ना, मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं। मैं आपकी लाइन को फॉलो नहीं करने वाला। बिल्कुल मत कीजिए, मैं हरगिज फॉलो नहीं करूंगा। बिल्कुल मत कीजिए ओवैसी साहब। मैं जो सच है वो आपके सामने रख रहा हूं। ओवैसी साहब, ये आपका सच है, सच नहीं, ये आपका सच है। ओवैसी अकेला नहीं है, मेरे ओवैसी साहब, महात्मा गांधी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के खातियों माफ कीजिएगा, आपकी दलील सिर्फ वही है जो आप सुनना चाहते हैं। ओवैसी साहब, हम बंद कमरे में एक दूसरे को तमाम बातें कह सकते हैं, लेकिन आज आप एक नेशनल टेलीविजन पर हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने संविधान की शपथ ली है और आज आप एक सांसद हैं, तर्जुमानी उस संविधान में आपको भरोसा है? जरूरी नहीं है कि आपको मेरी बात पसंद आए। ओवैसी साहब, आपने संविधान और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। संविधान की शपथ लेकर आप आज एक हिंदुस्तानी हैं। एक हिंदुस्तानी के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, 1993 में अगर आपको लगता है कि मैं हिंदुस्तान से गद्दारी कर रहा हूं तो आपको मैंने ऐसा कहा नहीं कि आप मेरे खिलाफ केस डालें। मैंने ऐसा कहा नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। मैं तो मानता हूं कि ओवैसी साहब हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि आपका जन्म हैदराबाद में हुआ है। आप 1900 स्टोरी हो चुकी है कि ओवैसी साहब, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आइए ना हम लोग सीधी बात करें। ओवैसी साहब, देखिए, आप भी समझदार हैं, हमारे दर्शक भी समझदार हैं। हिंदुस्तान ना सिर्फ पैदा हुआ बल्कि मैं इंडियन बाई बर्थ और बाई, बिल्कुल आप इंडियन हैं, आप 100% इंडियन हैं, आप 100% इंडियन है। इसका सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं, यही तो आप जवाब नहीं देना चाह रहे। ओवैसी साहब, आप जवाब नहीं देना चाह रहे। आप नेशनलिज्म का, देशभक्ति, हिंदुस्तान से मोहब्बत हमको मत सिखाइए। बिल्कुल नहीं सिखा रहे हम आपको। हिंदुस्तान से मोहब्बत शायद आप भी उतनी ही करते हैं जितनी मैं करता हूं या हमारे तमाम देशवासी करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात को अगर मानेंगे तो देशभक्त। जी नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। ओवैसी साहब, मैं अपने सवाल को फिर से दोहरा रहा हूं। ओवैसी साहब, मैं अपने सवाल को एक बार फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं ताकि हमारे दर्शक समझ जाएं कि आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। सवाल न्यूज नेशन ने आपके सामने ये रखा कि 1993 में मुंबई में बम धमाका हुआ, 12 धमाके हुए जिसमें 257 लोगों की मृत्यु हुई। जो व्यक्ति उस मामले में आरोपी है, जिसे दोषी करार दिया गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हिंदुस्तान की शपथ लेता है संविधान की, जो कि हिंदुस्तानी है, क्या वो वाकई में उस व्यक्ति को दोषी नहीं मानता? सवाल ये, मेरी इज्जत मत करिए, उनकी तो करिए। मैं आपसे सवाल आपके सामने फिर दोहराया, मैंने सीधे पूछा, एक हिंदुस्तानी के तौर पर कोर्ट ने दोषी करार दिया,
मैंने आपसे कहा कि उसका इन्वॉल्वमेंट है, रमन ने कहा कि उसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए, मैं उस बात को मानता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि राजीव गांधी के कातिलों को, बेन सिंह वो के दूसरा कातिलों मसला को है, फांसी पे लेकिन आप इसको एक दूसरा रंग दे रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं आपको रोक रहा हूं 1 मिनट। मैं जानता हूं आप अपने ही एजेंडे पर बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बीच में यहां रोक रहा हूं। हम यहां पर ओवैसी साहब को बीच में रोक रहे हैं क्योंकि ये बात नहीं सुन रहे, लेकिन हम यहां पर ओवैसी साहब के उस भाषण को सुनवाना चाहते हैं जिसमें ओवैसी साहब ने कहा कि चूंकि याकूब मेमन एक मुसलमान है इसलिए उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या इसलिए उसके साथ नाइंसाफी हो रही है? क्या वाकई में यही सच है? ओवैसी साहब, आपकी बातों को हम खुद आप ही को सुनवा रहे हैं और हम चाहेंगे किस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं ओवैसी साहब। बलवंत सिंह रजोना, संतन मुरुगन और परवेज इलम को फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनके पीछे इनकी पार्टी है। पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में दोनों पार्टियां हैं। यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है, मगर यह क्या बात है? बलवंत सिंह रजोना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि मैंने ये आपकी बात सुनी है। सर मुझे इजाजत दीजिए सर, मुझे नमाज पढ़ना है प्लीज, मुझे अभी नमाज पढ़ना है, ज़ोहर की नमाज पढ़ना है। मैं फिर दोबारा आएंगे सर इंशाअल्लाह ताला भी। चलिए ओवैसी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। धन्यवाद।